हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो आप सब। आज हमारा डेथ का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसका एक क्वेश्चन रहता है, जर्नल एंट्री के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेथ का, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो डेथ का टॉपिक आज लास्ट है, उसके बाद हम शुरू करेंगे डिसोल्यूशन। चलिए बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है कि बैलेंस शीट हमें दे रखी है एक्स वाई जेड की, और बैलेंस शीट के अंदर हमें देखना है कि पार्टनर्स में क्या क्या बढ़ सकता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जर्नल रिजर्व। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इकलौता ऐसा फंड होता है जो कभी भी पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, क्योंकि ये पार्टनर के पैसों का होता ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनकी सैलरी में से हर महीने 2,000 3,000 डिडक्ट कर लेते हैं, और जब वो फर्म छोड़ के जाते हैं, बिजनेस छोड़ के जाते हैं, तो हमें उन्हें विद इंटरेस्ट हम उनका पैसा उन्हें लौटा देते हैं, जो हम हर महीने उनकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहे थे। तो ये एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो ऑनर अपने प्रॉफिट में से नहीं बनाते, बल्कि ये अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से बनाते हैं। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल एबिलिटी ही होता है, ये बाहर वालों का ही पैसा होता है, इसलिए ये एक लौता फंड पार्टनर्स में कभी नहीं बांटा जाता। तो वर्कमैन कंपनसेशन बटेगा, रिजर्व बटेगा, लोन्स। अब बच्चे कुछ यहाँ पे लोन्स नाम से भी डर जाते हैं, लोन्स आ गया, लोन्स आ गया। बेटा लोन्स के आगे किसी पार्टनर का नाम थोड़ी ना है। तो ये जो लोन्स लिखा है, ये नॉर्मल बिजनेस ने यानी कि फार्म ने लोन लिया है, तो एक्सटर्नल लोन है, इसको इग्नोर कर देंगे, कोई यूज़ नहीं है अभी तक इसका। कैपिटल दे रखे हैं एक्स वाई जेड की, और एसेट्स में लास्ट में हमें दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एक ये पार्टनर बटेगा, और ये तीन चीज़ें हमें मिल गई पार्टनर्स में बांटने के लिए। अब देखते हैं 3:1 पार्टनर्स का रेशियो है। कह रहे जेड की डेथ होती है 31 जुलाई 2020 को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने वो बिजनेस में वर्किंग था। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड डैट गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेटेड करनी है। थ्री ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आपको गुडविल आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5 सालों का पिछले। ठीक है, 20 19 ये सब गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कह रहा है जो पार्टनर मर गया तो उसका प्रॉफिट हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें सेल्स बेसिस मैंने आपको बताया था, और उसके बेसिस में मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चंस भी दिए थे। लेकिन यहाँ पे सेल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस यानी कि टाइम बेसिस। कह रहा है एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड, एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड, स्टॉक 10,000। ये एसेट और लायबिलिटीज़ की, एसेट की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। पड़ सकता क्या, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू चेंज हो गई है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो भी डिसीज्ड पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है अ सम ऑफ ₹12,233 वॉज पेड इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटर्स। कह रहा है जो पार्टनर मरा है जेड, उसके एग्जीक्यूटर को जितना भी पैसा हमने देना था उसमें से 12,233 हमने इमीडिएट पे कर दिया, मतलब हैंड टू हैंड हमने एग्जीक्यूटर को पैसा दे दिया। अच्छा, और बाकी जो बच गया होगा, कह रहा है बाकी जो बच गया हम उसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे, 10% इंटरेस्ट के साथ देंगे। तो ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि लोन, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भैया देखो, एग्जीक्यूटर यानी कि नॉमिनी को ये कहा, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन से हट के, मान लेते हैं जेड का टोटल पैसा बनता है 50,000। ठीक है, अब 50,000 में से हमने जेड के नॉमिनी यानी कि एग्जीक्यूटर को इमीडिएट हमने कहा कि भैया 30,000 रुपये आप हमसे कैश ले लो। उसने कहा बाकी के 20,000 का, हमने कहा जी बाकी के 20,000 हम आपको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, यानी हर साल आपको हम 10,000 देंगे विद इंटरेस्ट, यानी कि लोन की तरह हम चुकाएंगे। तो हमने उसके एग्जीक्यूटर का जो पैसा था वो कहाँ डाल दिया, उसी के लोन अकाउंट में। एग्जीक्यूटर को हम अगर हम पैसा इमीडिएट ना देकर थोड़े टाइम बाद देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो डेट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट इस साल नहीं बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हमें नहीं बनाना है, लेकिन मैं जर्नल एंट्री में आपको समझा दूंगा कि एंट्रीज हमें कहाँ तक करनी है। क्लियर है? अच्छा, इसमें बोल क्या रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो जेड एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर हमें नहीं बनाना है, ठीक है, हम सिर्फ क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। चलिए बच्चों देखो, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हम शुरू कर रहे हैं, फॉर्मेट बना लेंगे तमीज़ से। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है जर्नल्स करनी है। जर्नल करने का मैंने आपको तरीका बहुत सिंपल सा सिखाया है कि सबसे पहले भैया आप क्या पढ़ोगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चीज़ें बट रही है पार्टनर में, वर्कमैन कंपनसेशन और जर्नल रिजर्व। जो पार्टनर मरा है सिर्फ उसी का शेयर देंगे। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन भी 6,000 है और जर्नल रिजर्व भी 6,000 है। तो जेड जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर देखो कितना है, 1/6। तो दोनों का 1/6 1/6 किसको मिलेगा, जेड को। तो उसकी जर्नल एंट्री आप क्या करोगे,
सबसे पहले तो बेटा ये हमने बांट दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल जेड को मिलेगा इसका शेयर 1/6 दोनों का निकाला, 2,000 रुपये मिले। अब नेक्स्ट अगर आप देखो एसेट साइड में एक लॉस है, डेट इज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये लॉस भी किसको बियर करना पड़ेगा, जो पार्टनर डिसीज्ड है, जो मर चुका है। तो जेड का शेयर भी इसमें से निकालेंगे, 6,000 है यानी कि 1/6 करेंगे इसका भी। तो इसकी जर्नल देखिए, तो इसकी जर्नल क्या हो गई है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000 था, हमने सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है तो उसका शेयर हमने 1/6 निकाल दिया 1000। क्लियर है, जेड की कैपिटल कम हो गई और लॉस हमने कैंसिल कर दिया। तो बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिसीज्ड पार्टनर, यही लिखना है, बीइंग इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है पार्टनर्स में बटने के लायक। अब आ जाते हैं हम नीचे बात कर रहे हैं गुडविल की। तो गुडविल जो है हम नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, एवरेज प्रॉफिट है 5 सालों का, ठीक है, और वो हमें निकालना है, गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है, उसका शेयर कितना आएगा और उसका प्रॉफिट का शेयर कितना आएगा, और लास्ट में ए बी सी, ए बी को बाद में करते हैं, पहले सी देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है, ये है रीवैल्यूएशन की एंट्री। देखो कुछ बच्चों को डायरेक्ट जर्नल एंट्री आती है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को जर्नल एंट्री में दिक्कत है तो वो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं वर्किंग नोट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको एंट्री करना बहुत अच्छे से सिखाया था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ही करते हैं। कह रहे थे एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड एज स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 10,000, स्टॉक है कितने का ऊपर 9,000, यानी 1,000 रुपये बढ़ गया। कह रहे डेटर्स हो गए 15,000 के, डेटर्स कितने के थे 16 के, यानी 1,000 रुपये से कम हो गया। फर्नीचर कितने का है 1500 का था, कितने का 200 का, यानी कि 500 से फर्नीचर भी हमारा कम हो गया, यानी लॉस। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 के हो गए, थे कितने के 6,500 के, यानी कि यहाँ भी हमें 1,500 का लॉस। बिल्डिंग हो गई 35,000 की, बिल्डिंग थी कितने की 30,000 की, 5,000 का प्रॉफिट। एक बिल रिसीवेबल ₹600 वॉज फाउंड वर्थलेस, बिल रिसीवेबल था 600 रुपये का, अब उसकी कोई वर्थ नहीं है, यानी कि ये हमारी एसेट अब नहीं है, तो एसेट कम हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या हो गया हमें लॉस, यानी डेबिट। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, काफ़ी रीज़न है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, और क्या है फर्नीचर है, इन सब की वैल्यू कम हो गई। तो इसकी डायरेक्ट जर्नल एंट्री में करके दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन मतलब लॉस किस किस वजह से हुआ, रीवैल्यूएशन डेबिट का क्यों हुआ, डेटर की वैल्यू कम हो गई 1,000 रुपीज़ से, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 500 रुपीज़ से, प्लांट एंड मशीनरी 1,500 रुपीज़ से कम हो गया, और जो बिल रिसीवेबल है वो 600 के जो थे वो वर्थलेस हो गए। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे जाएंगी, यानी कि लॉस, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, यानी कि 3,600 रुपीज़ से हमारा रीवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो गया, यानी कि नेगेटिव। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कहाँ हुआ था। हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 5,000 रुपीज़ से 30 से 35 हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद बिल्डिंग के बाद आया था स्टॉक हमारा 9,000 से 10,000 हो गया, तो 1,000 रुपये यहाँ बढ़ गए थे। तो हमारा टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ, मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जो इनकम गई वो 6,000 रुपये की गई, इन दोनों की वैल्यू बढ़ने से। एसेट की वैल्यू बढ़ती है वो क्रेडिट ही होती है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से 6,000 रुपये। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपीज़ हमारे पास प्लस का है, और माइनस का कितना है 3,600 रुपीज़, यानी कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने क्या कहा था, डेबिट वाला अलग से ले लो, क्रेडिट वाला अलग से ले लो, तो क्रेडिट में से माइनस कर दो किसको, डेबिट को, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम कितनी है टोटल 6,000 की, एक्सपेंस कितना है 36 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें हुआ 2,400 का प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो जब हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा पार्टनर्स में, तो उसकी एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को खत्म कर रहे हैं हम, 2,400 रुपये का प्रॉफिट है, किस में बांट रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबकी कैपिटल हमने बढ़ा दी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, कि क्या रेशियो था ओल्ड हमारे पास 3:1, तो 2,400 को 3:1 में हमने बांट दिया। क्लियर है, तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट रीवैल्यूएशन के बाद बारी आती है हमारे पास गुडविल की, और किसकी आती है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की। तो ज़रा गुडविल की कैलकुलेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गुडविल जो है नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, और हमें गुडविल निकालनी है 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम वर्किंग नोट में समझते हैं, चलिए। तो बेटा देखो, एवरेज प्रॉफिट हमने 5 सालों का निकाल लिया, 15,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आया।
गुडविल कह रहा है नंबर ऑफ परचेज ईयर था 3, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आ गया 45,000 रुपीज़, ये पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई। उसमें से हमें किसका शेयर चाहिए, डिसीज्ड पार्टनर का, यानी जेड का। जेड का शेयर 45,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयर है 1/6, 7500 आ गया। अब जेड जो है अपना 7500 का जो शेयर है वो किससे लेगा, गेनिंग पार्टनर से लेगा। तो अब सीधी सी बात है, गेनिंग पार्टनर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशियो तो दे नहीं रखा, तो हम वही करेंगे, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर छुपा दो, तो 3:1 है, 1 को छुपा दो, तो 3:2 जो है वो गेनिंग है, और वही क्या माना जाएगा बच्चों, वही न्यू रेशियो माना जाएगा। तो 3:2 के रेशियो में जो जेड है एक्स और वाई से अपना गुडविल का शेयर लेगा, डेट इज़ 45,000 रुपीज़। तो इसकी भी जर्नल एंट्री होगी, वो देखो। तो देखो बेटा, जर्नल एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। एक्स और वाई दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, उन्होंने 3:2 के रेशियो में जो गुडविल का शेयर था जेड का वो दे दिया, तो इन दोनों की कैपिटल कम हो गई, और जो सेक्रीफाइसिंग यानी कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसकी कैपिटल हमने बढ़ा दी, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है बच्चों, गुडविल का शेयर। तो ये बीइंग लिख लेंगे। अब हमने गुडविल का शेयर बांट दिया, गुडविल हो गया। अब हमारा बचा है कि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमने उसको क्या देना है, प्रॉफिट, तो वो भी वर्किंग नोट में देख लेंगे। तो ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2, जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2020 प्रीवियस ईयर है, 24,000 रुपये प्रॉफिट हमें दे रखा है, यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने उसका शेयर जो निकाला है 24,000 इंटू कितना, अब ये 24,000 पूरे साल का है प्रॉफिट, तो पूरे साल तो मेरे ख्याल से वो अभी जिया नहीं है, वो 4 महीने उसने काम किया, 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है। तो हम उसको जो 24,000 का जो पूरे साल का प्रॉफिट है, पहले उसको हम कितने मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 4 मंथ्स में। 4 मंथ्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से हम किसका शेयर निकाल देंगे, जेड का। जेड का शेयर कितना है, 1/6, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया, कितना 1333 रुपीज़। क्लियर है। तो इस प्रॉफिट शेयर को भी हम जर्नल एंट्री में पास करेंगे। तो इसका जर्नल देखिए, इसका जर्नल है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस देखो, प्रॉफिट जो है उसको जेड को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा ही मिलेगा, तो जेड की कैपिटल बढ़ेगी और फर्म का जो है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने 1333 रुपीज़ किसको देने हैं, जेड को। तो फर्म का प्रॉफिट कम हुआ, इतने से डेबिट कर दिया हमने, जब भी रिवेन्यू कम होता है, और साथ ही साथ जेड की कैपिटल बढ़ गई क्योंकि उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी जो जर्नल्स थी वो कर दी हैं। अब लास्ट जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या बची है कि भैया अब हमने जेड को पेमेंट कितनी करनी है, जेड को नहीं सॉरी उसके एग्जीक्यूटर को, तो पेमेंट कितनी करनी है उसकी जर्नल एंट्री हम सीखेंगे। लेकिन वो वाली जो चीज़ है कि जेड के एग्जीक्यूटर को हमने कितना पैसा देना है, उसके लिए आप जर्नल के ऊपर बेस नहीं रह सकते, जर्नल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, जेड का कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं। वैसे वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, वैसे टफ नहीं है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे कैपिटल अकाउंट बना है। देखिए तो देखो, जेड्स कैपिटल अकाउंट, पहले बैलेंस बीडी, रीवैल्यूएशन का जो हमने पीछे जर्नल में भी वो निकाला था, जेड का प्रॉफिट 400, उसको गुडविल का शेयर दे रहे थे एक्स और वाई, वो भी लिख दिया हमने। जर्नल रिजर्व का शेयर 1000 रुपीज़, और यहाँ पे बाय एक दो चीज़ें रह गई हैं। तो बच्चों ये है हमारा प्रॉपर कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 1000 रुपये प्लस माइनस करके उसके एग्जीक्यूटर को जो हमने पे करना है एट द एंड, वो पे करना है 22,233 रुपीज़, ये हमने उसके एग्जीक्यूटर को पे करने हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटर को जो हमने पे करना है, एग्जीक्यूटर को हम कभी भी कैपिटल अकाउंट से पे नहीं कर सकते, याद रखना हमेशा। कैपिटल अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो एग्जीक्यूटर को, तो कैपिटल अकाउंट में कभी भी पेमेंट नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि पेमेंट अगर हम करते हैं तो रिटायरमेंट और डेथ में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना, कि अगर आप कैपिटल अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो ये मान लिया जाता है कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो अभी ज़िंदा है, तो वो अपनी पेमेंट खुद लेकर जा रहा है। तो जेड तो यहाँ पे ज़िंदा नहीं है, तो आपको किसको देने पड़ेगी, उसके एग्जीक्यूटर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटर को जो पेमेंट करते हैं हम, उसके लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेट इज़ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। लेकिन वो अभी आपके इस कोर्स में है नहीं, तो इस साल हम एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं सीखेंगे, बट उसकी जर्नल एंट्री सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत ध्यान से सीखो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज़ 12,233 वॉज पेड इमीडिएटली टू जेड्स एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को हमने जितना भी टोटल पेमेंट अभी पीछे मैंने आपको दिखाया, उसमें से 12,233 रुपये हमने उसी वक्त उसको दे दिए, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो हम उसको 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। हमने कहा कि जी 2 इंस्टॉलमेंट में ले लेना।
चलिए, तो अब इसकी एंट्री करनी है हमें, तो इसकी जर्नल देखिए। देखो बच्चों, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, लाइंस खींच लेना। सबसे पहले हमने Z की जो कैपिटल का पैसा था वो सारा का सारा किसको ट्रांसफ़र कर दिया, Z एग्जीक्यूटर को। इसका मतलब ये होता है कि Z अब हमारा कोई फर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं है, Z की कैपिटल को हमने कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी डेबिट कर दिया। और अब हमारा लेना देना किससे है, उसके एग्जीक्यूटर से। तो उसके एग्जीक्यूटर को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया, क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ा दी कि हमने इसको 22,233 रुपीज़ देने हैं। फिर हमने क्या किया, हमने उसको इमीडिएट पेमेंट की। ये जो मैं डेट डाल रहा हूँ जुलाई 31, ये उसका डेथ का डेट है, तो उसी डेट पे सारी एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या एंट्री करनी है, हम कह रहे हैं कि भैया Z के एग्जीक्यूटर को कह रहे हैं कि भैया आप हमसे 12,233 इमीडिएट ले लो, ठीक है, बाकी जो है हम आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, डेट इज़ कॉल्ड लोन। तो हमने उसके जो बाकी का पैसा बच गया वो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसकी जर्नल क्या है, देखो भैया, अब ये जो Z एग्जीक्यूटर है, ये हमारा जो क्रेडिटर है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, पूरा ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि 22,233 रुपीज़ से इसको डेबिट कर रहे हैं। हमने यहाँ क्रेडिट कर रखा था, अब डेबिट करके यानी कि लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। अब ये लायबिलिटी जो हमने ख़त्म किया वो कैसे, क्यों ख़त्म की है, कुछ तो हम इसको दे रहे हैं इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट हम पेमेंट कर रहे हैं। अब इमीडिएट पेमेंट ये कैश में है या बैंक में है, ये आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, बैंक, तो हम पेमेंट भी किससे करेंगे, बैंक से। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक, 12,000 कितना पे कर रहे हैं हम, 12,233 रुपीज़। इतना तो हमने उसको अभी इमीडिएट पे कर दिया। कितने रुपए बच गए हमारे, 10,000 रुपये बच गए। तो 10,000 रुपये हम उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। उस 2 इंस्टॉलमेंट्स की हमें एंट्री नहीं करनी, क्योंकि वो एंट्री एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट के अंदर जाती है, और वो हमें इस बार नहीं बनाना है। हम बस किसकी एंट्री करेंगे, लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की। तो Z एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में कितने रुपए हमने ट्रांसफ़र कर दिया, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मतलब समझाऊँ तो ये क्रेडिटर मैंने ख़त्म किया, जिसमें से मैंने उसको अपनी एसेट यानी कि कैश मतलब पैसा दे दिया 12,233 इमीडिएट, और बाकी मैंने पैसा जो 10,000 बच गया वो उसको 2 इंस्टॉलमेंट में देना था, यानी कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो Z एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मेरे लिए क्या है, एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डेथ का ये क्वेश्चन, हमने इसको सॉल्व किया। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2 एंट्रीज़ थी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ डेथ। अब हमारा डेथ जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है 38, ये मैंने एडमिशन में करवाया था, रिटायरमेंट में भी बताया था। अब ये आपको डेथ में खुद करना है। मतलब इसमें करना क्या है कि वही सेम कि ये अपने फ्लक्चुएटिंग अपने फिक्स्ड मेथड को कन्वर्ट कर रहा है फ्लक्चुएटिंग में, यानी कि करंट अकाउंट को ख़त्म करना है। और मैंने आप सबको एडमिशन में बताया हुआ है कि करंट अकाउंट ख़त्म कैसे करते हैं। करंट अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में। फिर जब आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, उसके बाद जो पार्टनर मर चुका है उसका ट्रीटमेंट आप करोगे, जैसे नॉर्मली आप क्वेश्चन करते हो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर सभी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, XYZ तीनों का, और करंट अकाउंट भी। तो आप ये कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।